बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। कौमी असम्बली में आज हुकूमती वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान खूब गर्मा गर्मी हुई और वो जो लोग कह रहे हैं जी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये मुज़ाकरात तो सिर्फ़ एक मजाक है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा, वो चैलेंज कर रही हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो 17 जनवरी को इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुना के दिखाओ। तो ये जो मामला है, ये इस मामले में से कई कहानियां जन्म ले रही हैं। कल इतवार का दिन था। इतवार के दिन अडयाला जेल खुलवा कर जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उसकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। कल ही सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अहम बातें की और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो कल फैसल वाडा साहब ने जो एक अहम बात की थी वो क्या थी, ज़रा सुनें। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है, सजा होनी वो होगी। तो वाडा साहब ने कहा था सज़ा तो होनी है और होगी, लेकिन आज एक दफ़ा फिर जो जज साहब हैं उन्होंने सज़ा को मज़ीद मौखर कर दिया है। और मामला जो है वो इसलिए ज़रा दिलचस्प हो गया है कि 17 फरवरी 2024 को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी जी इमरान खान साहब पे और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा पे। 18 दिसंबर 2024 को फ़ैसला महफूज किया गया था। 23 दिसंबर 2024 को फ़ैसला सुनाने की तारीख़ 6 जनवरी मुकर्रर हुई। 6 जनवरी 2025 को फ़ैसले की तारीख़ जो है वो 13 जनवरी मुकर्रर हुई और आज 13 जनवरी को फ़ैसले की तारीख़ जो है वो 17 जनवरी मुकर्रर हो गई है। तो 4 बार जो है ये फ़ैसले की तारीख़ तब्दील की गई है। और उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा सुनें। वो हमनवा होते हैं, कवाली में एक गारा होता है, पीछे वो ताड़ियां मार रहे होते हैं। तो जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो गया, फैसल वावडा हो गया, वो सारे जो हमनवा हैं वो कल शाम से शुरू हो गए थे और उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रख दिया था। आपके पास वो फैसले की तहरीर किधर से आई? क्या आप जज हैं? आप क्या हैं? आपकी हैसियत क्या है? आप इस चीज में कहां से आन टपके हैं? तो ये मामला जो है ये किधर जा रहा है और क्या 17 जनवरी को जज साहब वाकई फैसला सुना देंगे? आज तो उन्होंने ये जवाब पेश किया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत में नहीं आए, इसलिए हमने फ़ैसला नहीं सुनाया। अच्छा, फ़ैसला उन्होंने सुनाने का वक्त मुकर्रर किया था 11 बजे, लेकिन उन्होंने आज 10:30 बजे ही अपनी अदालत जो है उसको बर्खास्त कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर फैसल वाडा साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। फैसल वाडा साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर कायम हुआ कि आज यानी कि 13 जनवरी को तो इमरान खान को सज़ा मिले ही मिले, लेकिन आज सज़ा नहीं मिली। आप नहीं समझते कि जज साहब ने चौथी दफ़ा इसको मौखर करके, फ़ैसले को मौखर करके इस केस को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, कल जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी थी कि सज़ा होनी है। अब सज़ा आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, सज़ा में कोई चेंजेस नहीं आ सकती। सज़ा तो होनी है क्योंकि मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, फेडरल मिनिस्टर था और उस टाइम पे भी मैंने ऑब्जेक्ट किया था और उसके बाद बनी गाला भी रात को जाकर उनको कहा था कि ये केस अजाब बन जाएगा। वैसे भी इन जनरल ये तो मैं पता ही था कि अताब में आ जाएगी पीटीआई और इमरान खान साहब अताब में आ जाएंगे और तबाही हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी ये ओपन एंड शट केस था। तो मैंने तो काबीना की अगर आप तारीख निकालेंगे जिस दिन ये काम हो उस दिन भी, उस रात को भी मेरी स्टेटमेंट्स हैं टीवी के ऊपर। उसके बाद मैं पिछले 2.5 साल से भी ये बात कर रहा हूँ और मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ इस केस के अंदर के आपको मीर साहब मेरा पूरा नाम पता है? पता है आपको क्या है मेरा पूरा नाम? फैसल वाडा। आपको यकीन है कि मैं ही फैसल वाडा? अभी तक तो यही यकीन है। तो अगर आपको ये यकीन है तो ये इतना ही ओपन एंड शट केस है कि अगर आप इस कैबिनेट के अंदर अगर आप तो ये जज साहब जो हैं वो इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, तारीख बदलने से फैसला तो नहीं बदल रहा ना, फैसला तो ओपन एंड शट केस नहीं, लेकिन जज साहब का ये जो तावील पेश की है कि इमरान खान साहब आज आए नहीं जी इसलिए मैं फैसला नहीं सुना सकता। देखिए, एक कोर्ट का डेकोरम होता है, एक कोर्ट की पाबंदी होती टाइम की। हम भी कोर्टों में जब गए हैं तो हमारी बारी आती थी 1 बजे, हम 8:30 बजे से वहाँ खड़े होते थे, बैठते थे, जाके इंतज़ार करते थे। एक डेकोरम का इशू है। दूसरा ये कि अगर इतने पेशेंस दिखाएं
तो ठीक है, 17 तारीख को नहीं होगा। 17 तारीख को भी अगर आपको एक बिल 1% डिबेट के लिए कह देंगे आगे बढ़ जाएगा तो अरेस्ट वारंट होंगे, क्योंकि आज तो ना वकला थे, ना बीबी थी, ना खान साहब थे। उन्होंने कहा कि जी मैं साथ आऊंगा। इमरान खान एक कैदी है और हेयरिंग भी जो है वो एक ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे इमरान खान को लाना जो है वो चंद मिनट की बात है। देखिए मीर साहब, मसला सारा ये है कि हम वो ड्रामा सिचुएशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ को बुला के लाए, ज़बरदस्ती करें। अगर एक आज डेट को आप ये कहें कि ये फैसला तब्दील है या ये फैसला में कोई चेंजेस है या फैसले में सजा दी होगी, तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता, क्योंकि ये ऐसा ले मैन, मतलब मुझे कानून का बिल्कुल भी पता, अली ज़फ़र साहब एक्सपर्ट है उसके, लेकिन मैं भी उस वक्त बैठा हुआ एक ले मैन ने ऑब्जेक्ट किया था, काबीना के अंदर किया था। उस रात को भी मैंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, टीवी की वो सारी खबरें आपके पास है। तो मैं तो 4 साल से ये बात कर रहा हूँ। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आज एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने यही उज़र पेश किया कि जी वो इसलिए नहीं पेश हुए कि उनको, इमरान खान इसलिए नहीं पेश हुए आज अदालत में कि उनको पता था मुझे सजा मिलनी है। ज़रा मिनिस्टर साहब के अल्फाज भी सुन लें। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है कि आप एक बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए की रियायत देते हैं। आपने जिस शख्स के अरबों रुपए माफ किए उससे अरबों रुपए लिए। ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ज़रूरी है कि मुल्ज़िम अदालत में मौजूद हो तो तभी जज सज़ा सुना सकता है, या मुल्ज़िम जो है वो अगर मौजूद ना हो तो तब भी अदालत सज़ा सुना सकती है? हाँ वीर साहब, ये मैंने 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमेशा मैंने ये देखा था कि जिसके ख़िलाफ़ केस हो वो घबराता है, जो फैसला है कि पता नहीं क्या आएगा, और वो परेशान होता है। ये पहली बार मैंने देखा है कि फ़ैसला डर रहा है इमरान खान साहब से। बार बार कोशिश की गई कि उसको हमने रिक्वेस्ट भी की, मीडिया पे भी कहा, इमरान खान साहब ने भी रिक्वेस्ट की मीडिया पे, हमें भी कहा कि आप जगह जगह ये आके कहें कि फ़ैसला जल्द सुनाया जाए, क्योंकि उनको इस फैसले से डर नहीं। हमें पता है कि पहले भी साइफर केस का फ़ैसला आया था, तोशाखाना 1 का फ़ैसला आया था, इद्दत केस का फ़ैसला आया था। हुकूमत के वकला, हुकूमत के अरकान, हुकूमत के मिनिस्टर्स यही कहते थे बहुत बड़ा केस है जी हमारे पास। लेकिन जब तोशाखाना 1 में नीचे सज़ाएँ तो सुनाई गई, लेकिन जब मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो पहले दिन में ही कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह साइफर केस में बहस हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, इद्दत केस भी ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब को यकीन है कि ये केस भी नीचे जो भी फ़ैसला होता है, नीचे नहीं इंसाफ मिलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि अल्टीमेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनको इंसाफ मिलेगा, तो वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप फैसला करें। आज का मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। होता यह है कि जब ये केस कॉल होता है, यानी केस की तारीख होती है, तो हमें इतला मिल जाती है कि आपने किस वक्त आना है, कब केस होगा। तो इतला ये थी कि 11 बजे केस होगा। 10:30 बजे वकला पहुंच गए जी। 11:15 बजे मिसेस इमरान खान भी पहुंच गई। इमरान खान साहब को जेल से लाना बड़ा आसान है, वो तो जेल में ही है। वो तो 4.5 मिनट लगते हैं उनको जेल से अदालत के कमरे में लाने के लिए, क्योंकि अदालत भी जेल में ही है, भी वहां से लाया जा सकता क्योंकि था। अदालत भी जेल में है। अदालत भी जेल में है जी, बिल्कुल। तो एकदम 10:30 बजे अनाउंस किया जज साहब ने कि जी मैं इसको डिले कर रहा हूँ 17 तारीख के लिए। तो ऑब्वियसली ये बहाना बनाया गया डिले करने का, और शायद जज साहब को इंस्ट्रक्शंस थी कि आप डिले करें। उन्होंने वो जो भी वजह थी उन्होंने बहरहाल डिले किया, लेकिन अब उसका जो हुकूमत का कहना है कि हम डिले करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बरअक्स है। मैं आपको आई विटनेस अकाउंट बता सकता हूँ कि मेरी खान साहब से 3-4 दिन पहले जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आप इंसिस्ट करें कि ये करें फ़ैसला। और आज के दिन, आज अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ़ैसला, सारे MNA, सारे सेनेटर्स सब आज इस्लामाबाद इसीलिए आए थे कि हम ये केस के बारे में हमारा ख्याल था कि आज फ़ैसला होगा तो फिर हम उसके ऊपर बातचीत कर सकेंगे। तो ये मौखर बार बार मौखर करने की वजह क्या है? ये कहना कि हम बार बार मौखर करने की वजह क्या है? देखिए, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पहले जज साहब ने जब चल रहा था केस, वो डे टू डे चला रहे थे वो, और तारीखें भी नहीं देते थे। और फिर जब उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जी मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ।
अब ये पीछे से क्या इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रही हैं कि वो अनाउंस नहीं कर रहे, ये समझ से बाहर है। लेकिन एक गैस वर्क कर सकता है इंसान, और गैस वर्क शायद ये है कि ये एक समझते हैं हुकूमत, और गलत समझते हैं, लेकिन समझते ये हैं कि शायद तलवार लटका के कोई मुज़ाकरात में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये असल में तलवार नहीं है, क्योंकि इमरान खान का आप घबराते नहीं हैं इस केस से, वो तो कह रहे हैं आप फैसला जल्दी करें। तो अगर हुकूमत इसलिए डिले करा रही है ये केस का फैसला कि वो कोई मुज़ाकरात में कोई फ़ायदा उठाएंगे, तो उनको ये बिल्कुल उनकी गलत फहमी है। अच्छा, अब फैसल वाटा साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आज एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी है, और तीसरी तरफ फैसला बार बार मौखर होता है, तो उससे बहुत सी कहानियाँ जन्म ले रही हैं। और एक कहानी ये भी है कि जी हुकूमत डरती है कि अगर फैसला सुना दिया तो तहरीक इंसाफ इसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, ये हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि पहले जो कन्विक्शंस हुई थी इलेक्शन से पहले वो तो ख़त्म हो गई। देखिए अमीर साहब, नेचुरली जब भी यहाँ सज़ा सुनाई जाएगी 17 को या व्हाटएवर, तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है प्रोसीजर, मेरे आपके लिए भी यही प्रोसीजर है, तो वो तो जाएंगे। एक दूसरा ये कहते कि जो बात आपने असम्बली की वो गालब गलोच की सोचे। अब मुझे और बात बताएं, अली ज़फ़र साहब है, मैं इनको पहले से जानता हूँ, सियासत से पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छा नाम है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सैफ है, अली मोहम्मद ख़ान है, मरवत है, यूसुफ ज़ई है, ये सारे जो लोग हैं ये इमरान खान को जेल में रख के उसकी जान से नहीं खेलना चाहते। ये मैं आपको आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। बाकी जो हैं वो सब चैलेंज लोगों की आपने तारीफ़ किया है, ये दरअसल आप उनको मशकूक बना रहे हैं। सर आप अगर मेरे कहने से वो मशकूक हो जाते, अच्छे हो जाते, तो सर ये तो मेरे बड़ा ही कमाल है फिर तो। दूसरा देखिए, जिस किस्म की ज़बात उमर अयूब साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने मेरे बारे में भी कहा। देखिए, हैसियत और औकात तो अल्लाह की दी हुई है, मैं तो हैसियत और औकात में नहीं बोलूँगा। सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि उमर अयूब साहब का ताल्लुक़ 5 पॉलिटिकल पार्टियों से, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे ही ड्रामा करते रहे, और ड्रामेबाजी के बाद ये सबसे ज़्यादा बूट पॉलिशिंग, और वो भी ज़बान से आखिरी चमकी लगाने वाले आदमी हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ टू 200% है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं रिएक्शन बोल रहा, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है? कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब ये कि देखिए, इनके घर में कोई फंक्शन हो, दावत हो, जब मुश्किल वक्त था, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में गपशप लगा के आने वालों में से ये ड्रामेबाज। इनके वालिद साहब फौत हुए जब, गौहर अयूब साहब, तो इनको तो जनाजे में शिरकत के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना। नहीं सर, कोई मुश्किलात का सामना नहीं, अल्लाह उनके वालिद को जन्नत नसीब करे। मुश्किलात का नहीं, और बिल्कुल टाइम के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग से आए थे, और अंडरस्टैंडिंग से गए, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही पुलिस आई। तो ये ढकी छुपी बात नहीं। और जो इससे पहले मीटिंग्स होती रहीं, ये भी आपको बताता चलूँ, जिसमें एक फैज़ हमीद साहब की एक मशकूक मीटिंग थी, जिसमें वो मास्क पहन के आए थे, वो इनके घर में होती, इन्होंने वो वीडियो बना के दी थी। फैज़ हमीद साहब मास्क पहन के उमर अयूब के घर आए थे? ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बहुत ज़्यादा वो चली थी बात भी, और वो अखबारों में भी आया था। तो उस वक्त भी घर भी इन्होंने पहुँचाया था, प्रोवाइडर भी ये थे, उस वक्त किसी और के साथ मिल गए, वहाँ वीडियो बना के पहुँचाने वाले भी, जब उनका बुरा वक्त आया तो पहुँचाई वीडियो। तो उमर अयूब का कोई कैरेक्टर या कोई पॉलिटिकल स्टैचर या कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं। 100 से ज़्यादा मुकदमे क्यों उन पे कायम हो चुके हैं? सर उसमें किसी में भी आप वो खुलेआम फिर रहे हैं, इतनी बात करने की उनको इजाज़त भी है। ठीक समझे ना, गंडापुर साहब के साथ भी यही है, समझ नहीं रहे मेरे साहब। ये तो आपका मसला है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के जब मासूम शक्ल से देखते हैं, जबकि आपको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब कुछ भी पता है जो हमें भी नहीं पता, तो फिर सर आप मुझसे क्यों पूछें? मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं तो खुल के बोलूँगा, मुझे कोई फिक्र नहीं। अली ज़फ़र साहब, एजाज चौधरी साहब आपके साथी सेनेटर हैं, उनके आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। वो बहुत अरसे से वो कैद में हैं। आज उनके चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो ये इसको अब हम किस सेंस पे लें? आपके साथी हैं, आप बताएंगे कि उनको यानी कल के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, तो अगर कल वो आ जाते हैं तो हम ये समझे कि हुकूमत और अपोजिशन में मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी हामिद मीर साहब, मैं इसको बिल्कुल एक आइसोलेटेड मैटर समझता हूँ। ये बहुत देर से पूरी सेनेट कोशिश कर रही है कि एक सेनेटर हैं, उनका राइट है, उनका हक है कि वो उनका अगर सेशन चल रहा है तो उनको प्रोड्यूस किया जाए ताकि वो सेशन अटेंड कर सकें। आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है। और एक बार पहले जो डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने प्रिजाइड कर रहे थे सेनेट पे, मैंने ही रिक्वेस्ट की, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
तो ये जो रिक्वेस्ट की थी हमने चेयरमैन साहब से, जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जिम्मेदारी है इसका अपना हक अदा करें, अब जो पोस्ट पे आप बैठे हैं। तो खुशाइन बात यह है कि उन्होंने ये प्रोडक्शन ऑर्डर फिर फाइनली कर दिया, और अब उम्मीद ये है और देखना ये है कि ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि पिछला ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये जिम्मेदारी है चेयरमैन साहब की कि वो करें इसको। आप इस तरह ना समझेंगे ये कोई सॉफ्टनिंग है किसी साइड पे, ये बिल्कुल एक कानून का कंप्लीटली एक प्रोसेस है जो नहीं फॉलो किया गया था। आपको याद है कि ये पहले भी होता रहा है, बहुत बार हुआ है जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स पेश किए गए हैं और चेयरमैन या स्पीकर ने असेंबली के जो कहा है उनको पेश कराया है, तो ये कोई नई बात नहीं। इसका टाइमिंग ऐसी है कि शायद लोग कह रहे हैं कि ये कोई सॉफ्टनिंग अप है, लेकिन सॉफ्टनिंग अप बिल्कुल नहीं है। ये एक हक था जो फाइनली हक पूरा हुआ है। अच्छा, मैं इस पे इसी तरह है जिस तरह कि हमने केसेस जीते हाई कोर्ट जाके, तो ये कहना कि केसेस जीत गए हम, ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ऐसी बात नहीं है। केसेस इसलिए जीत रहे हैं हम कि वो अल्टीमेटली केसेस हैं ही बेबुनियाद। अच्छा, अगर हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिस्ट्री को देखें तो जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वज़ारत उज़्मा के दौर में वो जब स्पीकर कौमी असम्बली थे, तो उन्होंने हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस वक्त के जो एक अपोजिशन MNA थे शेख रशीद साहब, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे और उस पर उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो वो वैसे प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए अली ज़फ़र साहब, आपको अब तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे कि कल जबकि इतवार के दिन अडयाला जेल खुलवा के आपकी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, तो उसके बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है, अगला सेशन है, उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ निकलेगी? देखिए जी, वो डिपेंड करता है अब हुकूमत पे, क्योंकि खान साहब ने वो बहुत बड़ा वाज़े तौर पे क्लियरली बताया कि उनकी जो पहली दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये कि जुडिशल कमीशन हो और दूसरी के जो लोग बेबुनियाद तरीके पे केसेस के अंदर जेलों में पड़े हैं उनको रिहा किया जाए। वो ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे, वरना उन्होंने कह दिया है कि ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद मीटिंग आपने नहीं करनी। तो अब जिसको कहते हैं कि अब फैसला इसको आगे मुज़ाकरात को चलाना है कि नहीं चलाना, ये अब हुकूमत के इख्तियार में है। अगर वो ये डिमांड्स मान जाते हैं तो फिर तो आगे मुज़ाकरात होंगे और चलेंगे, वरना ये फेल हो जाएंगे। ये पोजीशन है उनकी जो खान साहब से मीटिंग के बाद जो उन्होंने कही, और आज हमारी पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी की मीटिंग भी थी, उसमें भी यही डिस्कस हुआ। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के नाम लेके तो उनको कंप्रोमाइज़्ड कहा है, मशकूक कहा है, तो अब वो कह रहे हैं जी आपको बहुत कुछ पता होता है। मुझे जो कुछ पता होता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं किसी को कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारी अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो तर्जुमान है, कम से कम तर्जुमान जो है उसको अपॉइंट करते हुए उसकी बैकग्राउंड देख लेनी चाहिए कि आजकल वो जो अपनी क़यादत का डिफेंस कर रहा है तो पहले वो क्या कहता रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पंजाब हुकूमत की एक तर्जुमान है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में क्या कहती रही हैं और आजकल क्या कहती हैं। जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की इंसल्ट करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे चांद के ऊपर थूकना। जरा सब खुल के हंसे सारे। बड़े अफसोस की बात यह है कि PMLN जो है शायद तहरीक इंसाफ से इतनी खौफजदा और खत्म हो चुकी है कि अब उसको मरियम नवाज शरीफ की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए महकमा तलीम पंजाब के सहारों की जरूरत है। मरियम नवाज साहिबा की डिक्शनरी जो है उसमें एक ही लफ्ज है, वो है मेरिट, और उस मेरिट को किसी भी अपने के लिए मखसूस नहीं किया जाता। वाह 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 वाह। मरियम नवाज शरीफ को जो है वो सरकारी फंड के ऊपर कल भी यूनिवर्सिटी में भेजा गया। अपनी घर की बेटियां जो है उनकी इज्जत का इनको ख्याल है, तो हम भी किसी के घर की बेटियां हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। वो देखो जरा कैमरे का रुख उधर करो। और अब हम ज़रा कैमरे का रुख करते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब शेख वकास अकरम साहब की तरफ,
जिस मुकदमे की आज हम बात कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसके बारे में वो पहले क्या कहते रहे हैं और आजकल क्या कहते हैं? खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे भी वजीर आजम है ना, आप तो जलसों में कहते थे पैसे लेके आए, ले आए ना, बोलें कि ये पैसा किसी सियासतदान की जेब में से नहीं निकाला आपने, ये पैसा एक कारोबारी शख्सियत की जेब में से निकाला है। वो तस्वीया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा ही तस्वीया एक आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही कर चुके हैं। ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? इस कौम को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं आप? यू थिंक के और किसी को याद नहीं रहेगा कि ये पैसा किसका था और कहां से पाकिस्तान में आया? शर्म की बात है। वो पैसा न इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, न बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया। वो पैसा काबीना की मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान लाया गया। अलकादे ट्रस्ट केस में किसी ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया है, लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। बहुत से लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे मेरे ख़िलाफ़ कि क्या ये काम पकड़ा हुआ है कि कभी एक के पुराने क्लिप चला दिए, कभी दूसरे के पुराने क्लिप चला दिए। भी बहुत से लोग करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। फैसल वाडा साहब, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। यकीनन आप भी इसकी हमायत करेंगे, आपके वो साथी सेनेटर हैं। ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने का क्रेडिट कोई ले या ना ले, लेकिन आपको लगता है आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत और पीटीआई के, उनमें कुछ पेशरफ्त होगी? मीर साहब, पहले तो मुझे वो जो आपने बेशर्मी और बेहयाई की अभी दोनों तरफ तस्वीर दिखाई है, वैसे एक इलेक्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि कनीज़ों और नौकरों का अलग होना चाहिए एक आम जनरल इलेक्शन के अंदर। लेकिन इस बेशर्मी और बेहयाई की बात, और शुक्र है सर, और डर भी इस चीज़ से लगता है कोई ज़िंदगी में इंसान से ऐसा कोई काम ना कराए कि फिर आप दोनों क्लिप्स दिखाए, तो बड़ा मुताद पॉलिटिशियन को होना चाहिए। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद तो मेरी हंसी भी नहीं रुक रही है, ना मुझसे कोई बात करने का दिल चाह रहा है। मैं चाह रहा है बस वो रिपीट में क्लिप देखता रहूँ, और मैं अभी जाते हुए आपसे ले लूँगा, सोशल मीडिया में हम भी थोड़ा प्लेस कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि जहाँ तक आपने बात की जो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर का आपका सवाल है, देखिए मैंने अपनी पहली सेनेट की तकरीर में एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड की थी, और मैं इससे बहुत खुश हूँ, और ये होना चाहिए और ये ज़रूरी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। आपके पास 100 केसेस हो सकते हैं, 200 केसेस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह का पार्लियामेंट के आप किसी जगह के मेंबर है और आपको कानून ने आपको राइट दिया है, तो वो राइट यूटिलाइज भी होना चाहिए, उसको करवाना भी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबको हम आवाज़ होकर खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे मुज़ाकरात पे भी अच्छा असर पड़ेगा? देखिए मजाक जो हो रहा है, मुज़ाकरात जिसको आप मुज़ाकरात के नाम पे मजाक हो रहा है। देखिए दोनों तरफ से एक छुपन छुपाई का खेल चल रहा है। छुपन छुपाई ये है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसके अंदर से जो शक्लें निगोशिएट करने आ रही है, वो अंदर खाने चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे। और ये अब मैं नहीं कह रहा, ये तो अब आपके टीवी चैनल ने बताया है। कोई कह रहा है उसको जेल में रह दो, सोने की चिड़िया है, कोई कह रहा है उसको बाहर ना आने दो। तो ये तो सारा ड्रामा है, और जब तक इमरान खान साहब अंदर है तब तक ये सारे 90% कॉम्प्रोमाइज़ जो मेन लीडरशिप है, मैं अली जफर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मरवत की बात नहीं कर रहा, मैं जितने नाम लिए उनकी बात नहीं कर रहा जो उनके नाम मेरे लिए। बाकी आप अली जफर साहब के नाम के साथ मरवत साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? उनको तो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना। मरवत साहब के साथ उनकी पार्टी कुछ भी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्राउड पुलर है, अच्छा वो ज़बरदस्त काम कर रहा है और दिलेर आदमी है, तो उसको भी टांगे खींच रहे उसकी। ठीक है। और अगर आप उससे पूछे बैरिस्टर सैफ के बारे में, या आप उससे पूछे अली मोहम्मद खान के बारे में, या यूसुफ रही के बारे में, तो मैं यही कहूँगा अच्छे आदमी। वो मुझे बुरा भी कहेंगे तो मैं कहूँगा अच्छा आदमी, जिनके साथ टाइम गुजारा है, जिनका मुझे पता है कि इमरान खान का मुखलिस है, तो मुखलिस है। अगर सलमान को राजा है, ठीक है, सब पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अच्छा चेहरा है तो अच्छा चेहरा है। इसमें आपको बुरा ये तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी इख्तलाफ करते हो तो आपको बुरा कहो। दूसरी चीज़ भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये, आपने कोशिश कर ली 9 मई करके, आपने 26 नवंबर करके कोशिश कर ली, आपने जलाओ घराव करके देख ली, आपने सोशल मीडिया कैंपेन करके दे रही, आपने आर्मी चीफ का तमस्कर उड़ा के देख लिया, आपने बदमाशी करके देख लिया, आपने लड़ाई करके देख लिया, आपने जजों को दाब लेके कुछ करके जब आप एग्जॉस्ट हो गए, जब आपका कोई रास्ता नहीं रहा, ठीक है, तो आप मुज़ाकरात के लिए आ गए। ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ मुज़ाकरात ही आगे रास्ता है, क्योंकि जिस हिसाब से सजाएं बढ़ चलेगी, हवा का रुख दूसरी तरफ बढ़ेगा, तो ये आग जो फैल रही है इसको कटेल करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सजाएं आने वाली हैं? जी बिल्कुल। जजेस जो हैं उनको आपने कैसे रीड किया? देखिए मीर साहब,
इस मुल्क के अंदर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत सारे केसेस का जवाब आपको पहले पता होता है, जैसे मैंने आपको 4 साल से कहा। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जहाँ सज़ाओं की बात कर रहा हूँ, इसमें भी कोई छोटी मोटी सज़ा तो नहीं होगी ना, इसमें भी लंबी चौड़ी सज़ा होगी। तो मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ा होगी ना वो। नहीं, ये मैं अभी 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक सेपरेट है, उसके बाद फिर सेपरेट है, फिर सेपरेट है। देखिए, इस मुल्क के अंदर 70-75 साल की हिस्ट्री है कि आपने, और ख़तरनाक मुल्क है ये, कि आपने ऐवान से एक आदमी को फांसी पर चढ़ाए और जेल से आप ऐवान में लाएँ। ये दोनों चीज़ें हमने देखी। जैसे आज आपने क्लिप दिखाया वक़ास साहब का और क्या नाम है तर्जुमान का, बुखारी साहिबा का, ये वैसा आपने ये पिक्चर पहले भी देखी हुई है, ठीक है। और अभी बहुत कुछ चीज़ें सामने आनी भी है। तो ये चीज़ें इस तरह ख़त्म नहीं हो रही, ये बढ़ी रही हैं। अभी भी अगर इसको संभाल लें तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के तहत आप बहुत सारी और मज़ीद आग बढ़ने से रोक लेंगे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक तरफ तो फैसल वाडा साहब का कहना है कि सज़ाओं का एक नया सिलाब आने वाला है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप मामलात को संभाल लें तो मामलात संभल सकते हैं। जी देखिए, मैं थोड़ा सा एक पहले वजाहत कर लूँ। मेरी नज़र में हमारे जितने पीटीआई के लीडरशिप है और एमएनएज़ हैं और एमपीएज़ हैं और सेनेटर्स हैं, वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सिंसियर हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जो जितना जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं पार्टी के लिए। और इस पार्टी को तो मैं अब ये कहता हूँ कि ये पार्टी नहीं है, सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट में हर कोई जो अपना शामिल हो रहा है वो एक तरह बीज बो रहा है एक अच्छे मुल्क के लिए। तो ये कहने के बाद अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, मेरी नज़र में ये जो मुज़ाकरात हैं सर, ये हमेशा आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा कि दरवाज़े खुलने चाहिए डायलॉग के, और वो अच्छी बात है कि एक डायलॉग के दरवाज़े खुले हैं। जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक़ है और कन्विक्शंस का ताल्लुक़ है या केसेस का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है वो साथ साथ चलेंगे। जो लीगल केसेस हैं वो चूँकि बेबुनियाद केसेस हैं, उसमें हमें कोई ख़दशा नहीं, वो लीगल बैटल भी चलेगी। इसमें कोई किसी किस्म का, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि एनआरओ वो नहीं लेंगे। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि केसेस नए बनाए जाएंगे, मेरा ख्याल है जितने मेजर केसेस थे, जो बड़े सीरियस केसेस अपनी तरफ से बनाए थे, वो तो अब ख़त्म हो गए। अब जो नए केसेस आएंगे अगर, वो बहुत छोटी छोटी नौयत के होंगे, और उसको वैसे भी अदालतें जो हैं उसमें बेल्स दे रही हैं और वो या उनको ख़त्म कर रही हैं, तो कोई उसमें भी ख़दशा नहीं नज़र आ रहा। मेरी नज़र में जो एमुनिशन थी, जितने वेपन्स थे, जितने हथियार थे, वो सारे इस्तेमाल हो चुके हुए हैं कानूनी तौर पे। अब एंड गेम है सामने। तो मुज़ाकरात अपनी जगह चलेंगे, सियासी जो जंग है वो अपनी जगह चलेगी, और अदालत की जो जंग है वो अपनी जगह चलेगी। ये तीनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। मुज़ाकरात अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो बाकी दोनों तो चलेंगे, क्योंकि अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। और जब तक अवाम इमरान खान साहब के साथ है, मेरा ख्याल है किसी किस्म का फाइनली ख़दशा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी कामयाब ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो जाके ज़रूर कामयाब होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले एक बड़ा अहम मामला है, उसको भी थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना चाहिए, और वो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो बरतानिया में पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही गलीज़ किस्म की एक मुहिम चली हुई है। उन पर कुछ बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों को कंडेम करने के लिए, उनकी मज़म्मत के लिए एक करारदाद जो है वो बाकायदा पेश की गई, लेकिन इस करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया गया। बैकग्राउंड इसकी ये है कि ग्रूमिंग और रेप गैंग्स की आड़ में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को बदनाम करने की करारदाद बरतानवी पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से मुस्तरद की गई है, और वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर समेत 364 अरकान की तरफ से इसकी मुखालफत की गई है, जबकि 111 अरकान ने इस करारदाद की हमायत की। और ये जो साजिश की गई है उसमें जो ताकतें हैं साजिश करने वाली, वो ये चाहती हैं कि बरतानिया में न सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी को बदनाम किया जाए बल्कि हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाए। और साजिश में मारूफ सोशल नेटवर्क के एक मालिक एलन मस्क और मुकामी जमात टॉर्स का बड़ा किरदार है, और इस साजिश के ज़रिए मुसलमानों को ग्रूमिंग गैंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तो ये एक जो करारदाद मुस्तरद हुई है वो बताती ये है कि करारदाद तो मुस्तरद हो गई, लेकिन साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़
बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इसका मुकाबला हम कैसे करें, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। फैसल वाडा साहब, मैं जो आपसे बार बार हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के बारे में सवाल कर रहा था, उसकी एक वजह यह भी थी कि बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में जगह जगह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। और वैसे तो हमारी हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ भी जो हैं वो दोस्तों को दुश्मन बना देती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे जो राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हैं यूरोप में ख़ास तौर पे और यूके में, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन लड़ेगी तो फिर मिलजुल कर इन साजिशों का मुकाबला कैसे होगा? मीर साहब देखें, अनफॉर्चुनेटली है कि जो तहरीक इंसाफ का ये साइड है, सोशल मीडिया की साइड है, वो तो इस बदनामी के अंदर जितना भर सकती है हिसाब भरेगी, उनका साथ देगी। अभी तो आपने देखा वो अपने मुल्क को कम बदनाम कर रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा पीटीआई ने अब तक किया है मुल्क के ख़िलाफ़, पीटीआई के लोगों ने, खान साहब के पास तो ट्विटर हैंडल नहीं है फ़ोन के अंदर, लेकिन उनकी आड़ में जो एसएम की जो टीमों ने काम किया है वो आप समझते हैं मुल्क बेहतरी के लिए काम किया है, मुल्क का मुखलिसी का काम किया है। चाहे आपने चीफ की तस्वीरें लगाई हो, चाहे SIFC हो, चाहे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे आपके बैंक रेट्स की बात हो, चाहे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, यहाँ तक कि आपने कहा कि जी लोग अपने माँ बाप को रेमिटेंसेज ना भेजें, तो वो मुल्क दुश्मनी क्या मुल्क के साथ अच्छा काम है। तो जो बरतानिया के लोग कर रहे हैं वो मुल्क के अंदर बैठी हुई पीटीआई के रोल्स और ट्रोल्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं काम। तो आप तो ये दुआ करें और अली ज़फ़र साहब ऐसे लोगों से ये बात करें कि खुदारा अपनी मुखालफत अपनी जगह पे, सियासी मुखालफत अपनी जगह से, एक दूसरे से मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के मकसद के अंदर तो यूनाइटेड हो जाए, वो तो उनको फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को थोड़ी फ़ायदा होगा। जी अली ज़फ़र साहब, आप इस बारे में क्या कहें? और एक आखिरी चीज़, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और मैं अली ज़फ़र साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि उस कैपेसिटी में जितने भी उनकी लीडरशिप है, उमर अयूब समेत, वो कहाँ थे 26 नवंबर को? अच्छा, 26 नवंबर को उमर अयूब साहब तो बिल्कुल डी चौक में थे, मैंने उनको खुद देखा। बाकियों के बारे में आपका सवाल जो है वो वैलिड है। चले, उमर अयूब साहब समेत मैंने बाकियों का ही पूछा, तो उनकी भी कैपेसिटी बता दें। अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश की गई, उसका मकसद ये था कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनको एज अ कम्युनिटी कंडेम करवाया जाए। वो कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन आप नहीं समझते कि जिस तरह के फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है, तो ये वक्त ऐसा है कि हम एक अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें, ताकि जो हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं वो कामयाब ना हो। जी देखें, जहाँ तक पहले ये जो राइट विंग मूवमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, जो यूरोप में भी है और इंग्लैंड में भी अब उसकी निशानदेही नज़र आ रही है। ये एक मूवमेंट चल रही है पूरी दुनिया में, और ये एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट है। उसमें जिस मुल्क में भी जिस मुल्क से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हुए हैं वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ है। मुझे जो सरप्राइज़ हुआ, मुझे परेशानी हुई, वो ये नहीं है कि ये रेजोल्यूशन आई और आके मेजॉरिटी से मुस्तरद हो गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये हकीकत के 100 से ज़्यादा लोगों ने इसके फेवर में वोट किया, ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और इससे नज़र आता है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको हमारी हुकूमत को भी और हमारी वैसे भी जो नेशनल्स हैं हुकूमत से बाहर, उनको भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इंग्लैंड में हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बहुत सारे लोग हैं, और ये अगर कोई इंडियन लॉबी कर रही है या कोई वहाँ कोई और साजिश है उनके ख़िलाफ़, तो हमें उसको हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना चाहिए। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आपका दूसरा सवाल है, मैं आपसे बहुत क्लियरली बात करता हूँ कि मेरे लिए और यकीनी तौर पे आपके लिए भी और हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट है। यानी एक चीज़ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का इजाज़त नहीं, ना मैं दूंगा, ना आप देंगे, ना कोई और शहरी देगा। वहाँ जब आता है हमारा स्टेट का इंटरेस्ट, वहाँ हमें सबको एक ही पॉइंट पे खड़ा होना है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कश्मीर का इशू पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
लेकिन बाकी हमारी सियासत है वो हमारी आपस में लड़ाई है, हुकूमत से लड़ाई है या अपोजिशन से लड़ाई है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई है, वो अपनी जंग अपनी जगह, लेकिन स्टेट कम्स फर्स्ट, स्टेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। बात की अली ज़फ़र साहब ने कि स्टेट और हुकूमत में फ़र्क रखना चाहिए। हुकूमत से इख्तलाफ है, हुकूमत पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन जो रियासत है अगर उससे आपको इख्तलाफ है तो उसका तरीका ये है कि इस तरीके से तनकीद करें कि आपका अपना मुफाद जो है, जो कि दरअसल आपकी रियासत का मुफाद है, उस पर कोई ज़द ना पड़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।